नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जहां 30 जवान शहीद हुए, वहीं 4 नक्सलियों के मरने की पुष्टि खुद प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने की है। नक्सलियों ने दावा किया है कि उनके पास एक जवान सुरक्षित है और वो केंद्र सरकार से बात करना चाहते हैं, जिसके चलते नक्सलियों ने मध्यस्थों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद से हालात और उलझ गए हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्यों छत्तीसगढ़ नक्सलगढ़ बन गया है क्या। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजापुर मुठभेड़ के बाद अगवा किए गए जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सली 2 दिनों में रिहा कर सकते हैं। बीजापुर के एक पत्रकार को फोन कर नक्सलियों ने इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले नक्सलियों ने जवान की रिहाई के लिए सरकार से शर्त रखी थी। प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने पर्चा जारी कर केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई थी। संगठन ने अगवा जवान को रिहा करने के लिए केंद्र मध्यस्थों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था। 2 पेज के पत्र में कहा गया है कि बीजापुर हमले में 24 सुरक्षा कर्मियों की जान गई, 31 घायल हुए, 1 हिरासत में है। पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के 4 जवानों की जान चली गई। हम सरकार से बातचीत को तैयार हैं। वे मध्यस्थों की घोषणा कर सकते हैं, हम उसे रिहा कर देंगे। जवान हमारे दुश्मन नहीं है। वहीं बीजापुर के स्थानीय पत्रकार ने बताया, मुझे नक्सलियों की तरफ से 2 बार फोन आया कि एक जवान उनकी हिरासत में है। उन्होंने कहा कि जवान को गोली लगी है और उसका इलाज किया गया है, उसे 2 दिनों में रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जवान का एक वीडियो और फोटो जल्द ही जारी किया जाएगा। से बाद में पता चला कि वो नक्सलियों के कब्जे में है। कल दोपहर को 12 बजे करीब एक फ़ोन आया था माओवादियों की ओर से, एक अननोन नंबर से, जिसमें मुझसे ये कहा गया कि जो जवान लापता है वो उनके कब्जे में है और उसे 2 दिन में छोड़ दिया जाएगा, घायल है, उसका इलाज किया जा रहा है। जिसके पश्चात हम इंतजार कर रहे थे कि अगला फ़ोन जवान को लेकर कब आएगा माओवादियों की ओर से। तो आज करीब अभी 1 घंटा पहले मुझे एक दोबारा फ़ोन आया, दूसरे नंबर से फ़ोन आया, जिसमें माओवादी नेता ने कहा, उसने पहले एक पर्चा भेजा जिसमें उसने जानकारी दी कि माओवादियों की ओर से उस मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए हैं। उसके अलावा 14 हथियार माओवादियों द्वारा लूटे गए हैं और उन्होंने इस मुठभेड़ में जवानों के नुकसान का भी जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने जो 4 माओवादी मारे गए हैं उनकी तस्वीर भी जारी की है, जो लूटे गए हथियार हैं उसे भी जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने जवान को लेकर एक नई बात ये कही है कि जवान को 2 दिन में, कल भी उन्होंने 2 दिन कहा था, आज भी उन्होंने कहा कि छोड़ देंगे, परंतु एक डेलीगेशन टीम बनाया जाए और सरकार या बस्तर आईजी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर आईजी एक टीम का गठन करें या फिर सरकार एक टीम का गठन करे। और उन्होंने ये भी कहा कि जवान को रिहा तो करेंगे, पर बीच में अगर जवान कोई नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी और इसकी जिम्मेदारी आईजी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि आईजी को इस चीज को करना पड़ेगा कि ऐसा कोई घटना नहीं होगा, क्योंकि जवान सुरक्षित है, उसे हम रिहा करेंगे, परंतु एक टीम ऐसी बने जो जवान को सकुशल पुलिस तक या सरकार तक पहुंचा दे। उन्होंने कहा कि यार आप या तो उस जवान का वीडियो या एक फोटो जारी करें ताकि परिवार और हमें भी पता चले कि जवान वास्तव में सकुशल है या नहीं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी फोटो या वीडियो जारी किया जाएगा। इस बीच केंद्रीय रिजर्व पुलिस के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में कोई कमी नहीं थी और हमारे जवानों ने कई नक्सलियों को मार गिराया। महानिदेशक ने कहा कि हमारे जवानों ने करीब 700 से 750 प्रशिक्षित नक्सलियों से डटकर मुकाबला किया। हमें पता चला कि बीजापुर के गांव में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं और सुरक्षा बलों ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। नक्सलियों ने हमारे जवानों को घात लगाकर ग्रेनेड लॉन्चर
लाइट मशीन गन और अन्य ऑटोमेटिक हथियारों से भारी फायरिंग की। शीर्ष सुरक्षा बलों के सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों की तरफ से जारी किया गया बयान सही पाया गया है। नक्सलियों की तरफ से मध्यस्थ नियुक्त करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है, जिस पर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। नक्सलियों के कब्जे में कैद 35 वर्षीय जवान राकेश्वर सिंह मनहास जम्मू के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी मीनू मनहास ने सरकार से उन्हें छुड़ाने की अपील की है। जहां एक तरफ सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मूड में है, वहीं नक्सलियों का लापता जवान को सुरक्षित होने और उसे वापस सौंपने की बात कहना स्थिति को जटिल बना रहा है। खैर, आपको सुनाते हैं कि कब्जे में लिए गए जवान की मासूम बेटी का क्या कहना है। जल्दी वापस आ जाए। मेरा पापा जल्दी वापस आ जाए। अगवा जवान की रिहाई के लिए पुलिस चौतरफा प्रयास कर रही है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि मीडिया समेत गांव के मध्यस्थों को इस काम में लगाया गया है। इलाके की सघन तलाशी भी ली जा रही है। अभी जवान की लोकेशन का पता नहीं चला है, पर जल्द ही उसे रिहा करा लेंगे। बता दें कि शनिवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 23 जवान शहीद हुए थे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आपने देखी हमारी खास रिपोर्ट। जिस तरह से हमारे जवानों की शहादत के बाद उनके परिवार वालों के आंसू नहीं रुक रहे हैं, उसी के चलते हमारे भी मन में ये संवेदनाएं हैं कि जिस तरह से ये इतना बड़ा हमला हो जाता है और लोग चुप्पी साधे रहते हैं। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों लगातार नक्सलवाद इतना ज्यादा घातक होता जा रहा है और आखिर समाधान क्या है जिसकी ओर हमें बढ़ना चाहिए। क्या सेना के जरिए ही नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है या विकास की राह भी हम पकड़कर नक्सलवाद को खत्म करने में कारगर साबित होंगे। तो इसी प्राइम डिबेट का मैं आगाज करती हूँ और आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव, साथ ही साथ सपा से पक्ष रखेंगे हमारे साथ विवेक पांडे जी। इसी के साथ हमारे साथ पूर्व नौसेना अध्यक्ष हैं अजय कुमार जी, साथ ही साथ विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी अजय जी आपसे। हालांकि ये तो कहा गया है अमित शाह जी के द्वारा कि नक्सली अपने अस्तित्व को तलाश रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपनी तरह से बोलूं तो जिस तरह से नक्सलवाद लगातार बेलगाम होता जा रहा है और जिस तरह से उनके हौसले बुलंद हैं अजय जी, और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि हमले होते हैं एक के बाद एक, उसके बावजूद उनके मन में कोई डर नहीं है, ना इंटेलिजेंस सर्विलांस का उनको कोई डर है। वो हमले करते हैं बेखौफ आकर, हमले करके फिर एक वो जंगलों में जाके छुप जाते हैं। देखिए, अर्धसैनिक बल, मेरे ख्याल से तो जो अर्धसैनिक बल है वो इसका एक रास्ता नहीं है। जब हम पूर्वोत्तर राज्यों में और कश्मीर में सेना को अगर हम ले जा सकते हैं और हमने वहाँ से अगर देखा जाए तो आतंकवाद लगभग कश्मीर से हम लोगों ने ख़त्म किया है, तो क्यों नहीं हम जो जितने भी हमारे नक्सलवादी क्षेत्र हैं वहाँ हम सेना को बुलाते हैं। सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जो असमानता है, जहाँ जहाँ पे हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सरकारें नहीं कर पा रही हैं, वहाँ पे नक्सलवाद बढ़ता चला जा रहा है। इसमें हम चाहे उसको केंद्र सरकार की गलतियाँ कहें, चाहे हम राज्य सरकार की गलतियाँ कहें, क्योंकि जब तक ये वोट की राजनीति और हमारा जो डेवलपमेंट जो है, इन दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी रहेंगी कि हम डेवलप नहीं होने देंगे। वहाँ के लोग गरीब रहेंगे, वहाँ के लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाएगा। जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हम जहाँ बोलेंगे वो अनपढ़ होंगे तो हमें वोट देंगे। जब तक समान हमारा डेवलपमेंट पूरे देश में नहीं होगा तब तक इस तरह की हमारी जो समस्याएं हैं सर उठाती रहेंगी। और इसका सबसे जो तरीका है इसको सुधारने का, हमें डेवलपमेंट करना है। आज आप छत्तीसगढ़ में देख लें, नागपुर जो हमारे महाराष्ट्र के इलाके हैं, आंध्रा के इलाके हैं, एमपी के इलाके हैं, वो वहाँ पे सरकारें डेवलपमेंट बिल्कुल कर नहीं रही हैं। और जब तक डेवलपमेंट नहीं करेंगी इस तरह की परेशानियाँ आती रहेंगी। और इसको समूल जड़ से नष्ट करने के लिए हमें वहाँ सेना को बुलाना जरूरी है। लेकिन जो जवान गए थे अजय जी, वो भी तो ट्रेंड जवान थे, उनके ऊपर इस तरह का हमला हो जाता है, 700 जवान जाते हैं। देखिए, मिलिट्री जो होती है, जो हमारी आर्मी होती है, उसका काम करने का तरीका अलग होता है, अर्धसैनिक बलों का अलग होता है।
आज बहुत बार ये बात आती है कि जो भी इनपुट्स हमको मिलते हैं वो लीक हो जाते हैं, क्योंकि सीधे सीधे अगर एक ही तरीका होता दोनों को काम करने का, तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में हमारे अर्धसैनिक बल आते हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में हमारा सेना आती है। तो दोनों के काम करने के तरीके अलग होते हैं। मैं सेना में रहा हूँ वहाँ, इसलिए आप कहीं पे भी देखें तो अर्धसैनिक बल शहादत उनकी ज़्यादा होती चली जा रही है। और हम एक बार सेना को बुला के इसको समूल अगर नष्ट करना है, जड़ से ख़त्म करना है, तो हमें सेना को तो बुलाना ही पड़ेगा। तो ये सुझाव है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने इंटेलिजेंस सर्विलांस की भी इस पे चूक समझेंगे कि जिस तरह से उन्हें इनपुट्स दिए जाते हैं, क्या वो सही नहीं थे? क्योंकि 700 जवान जाते हैं और उन्हें यू पैटर्न में घेर कर उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं। गांव वालों का एक तरह से उन्हें बीच में रखा जाता है, उसके बाद इस तरह की घटना हो जाती है और लगातार ये घटनाएं सामने आ रही है। ये आज की नहीं है। देखिए क्या होता है कि जब हम सेना आगे बढ़ती है तो वहाँ पे हम लोगों के हाथ पैर बंध जाते हैं जहाँ पे सिविलियन होते हैं। जैसे गांव के बीच में जाके नक्सलियों ने हमारे बलों पे हमला किया। हम लोगों ने इस तरह की परेशानी, मैं श्रीलंका में भी रहा, ऑपरेशन पवन में भी रहा, वहाँ भी हम लोगों ने इस तरह की परेशानियों को देखा, क्योंकि उनके टारगेट हम डायरेक्ट होते हैं, क्योंकि हम फ्रंट पे होते हैं। उनको मालूम है सामने से वाला पे हम कहीं भी गोली चलाएंगे हमारे सैनिकों को लगेगी। लेकिन जब हम गोली चलाते हैं तो हमें बचाना पड़ता है कि कहीं कोई हमारा निर्दोष जो गांव वाला है वो वहाँ पे मर ना जाए। तो इस तरह की हमारी परेशानियाँ हम लोगों को आती हैं जब हम लोग फील्ड में जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। अगर उन्होंने हमें यू शेप में घेर के वो किया है तो कहीं से तो हमारी जो भी संस्थाएं हैं जो हमें इस इंफॉर्मेशंस देती हैं, तो वो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे बड़ी संख्या में वो है, उनके पास क्या हथियार हैं। यही हमारा काम होता है इन संस्थाओं का जो हमें इंफॉर्मेशंस देती हैं। तो चूक तो हुई है कहीं पे, नहीं तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बिल्कुल, जिस तरह से अमित शाह ने भी कहा कि दोनों तरफ से नुकसान हुआ है, लेकिन जहां अगर हम देख रहे हैं तो वहां पर 22 जवान हमारे शहीद हुए हैं, एक अभी भी उनके कब्जे में है और 31 जवान घायल अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। तो ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि नुकसान ज्यादा हमारा ही हुआ है। दिलीप जी, मैं आप पर आना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस घटना को आप कैसे देखते हैं और आप क्या समझ रहे हैं कि कहाँ चूक हो रही है? क्या राजनीतिक जो नीतियां हैं उनमें ये चूक ज्यादा उजागर हो रही है? आप इसके ऐसे किस तरह से देखते हैं? कीर्ति जी, पहले तो उन शहीद जवानों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि, जिन्होंने इस देश के लिए अपने जान को न्यौछावर किया, हमारी रक्षा के लिए किया है। देखिए कीर्ति जी, जब भी कोई समस्या होती है, ये भारत में अगर हम आयुर्वेद पैटर्न की बात करें तो समस्या का कारण क्या है, उन कारणों पर अगर हम विचार कर लें तो समस्या का समाधान बहुत आराम से हो जाता है। कारण जो 60s के दौर में शुरू हुआ दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी गांव से, जिसकी वजह से इसको नक्सलवाद कहा जाता है, वहां पर जमीन को लेकर के और अपने अस्तित्व को लेकर के ये लड़ाई शुरू हुई। शुरुआती दौर में जब ये जो लड़ाई थी वो सामाजिक और आर्थिक न्याय को लेकर के शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसका राजनीतिकरण होता चला गया। इसमें राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट होता चला गया, कुछ लोगों को राजनीति करने का मौका मिलता चला गया, और उसके बावजूद भी वहां पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो भारतीय संविधान के हिसाब से इस देश के संसाधन इस देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए, वो संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा वहां तक नहीं पहुंच पाई। ना पहुंच पाने के कारण ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और अब इतना भयावह हो गया है कि आज वो किसी सरकार को मानने को तैयार नहीं और अपने आप को एक पैरेलल गवर्नमेंट बताते हैं। तो इन समस्याओं का समाधान वहां पर आर्मी डिप्लॉय कर देने से नहीं होगा। आर्मी का डिप्लॉयमेंट वहां की सुरक्षा के लिए हो सकता है, और आर्मी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, क्योंकि आर्मी के पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। आर्मी पॉलिसी मेकिंग एजेंसी नहीं है। आर्मी तो सिक्योरिटी एजेंसी है कि अगर वहां पर कोई खतरा होगा तो आर्मी सुरक्षा प्रदान करेगी। लेकिन ये जो समस्या है, इन समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति से हो सकता है, जो सरकारों को करना चाहिए। भारतीय संविधान के शेड्यूल 5 में इन सब के लिए कैसे मिलना चाहिए, लेकिन वो संसाधन उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और वो जो अस्तित्व की लड़ाई थी, वो अस्तित्व की लड़ाई आज एक राजनीतिक रूप ले चुकी है। तो दिलीप जी, जिस प्रश्न से मैंने ठीक है, जिस प्रश्न से मैंने ये शुरुआत करी कि क्या सेना के जरिए माओवाद को खत्म किया जा सकता है या विकास के जरिए, तो आप कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं विकास के जरिए
जी सेना के जरिए तो खत्म हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ना, सेना सुरक्षा एजेंसी है, सेना कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं, सेना पॉलिसी नहीं बना रही है माओवादियों के लिए। सेना तो सुरक्षा करती के है और सुरक्षा ही कर सकती है, और सेना हमेशा गवर्नमेंट के ऑर्डर पे रिएक्ट करती है, खुद से रिएक्ट भी नहीं करती है। और सेना हमेशा या तो सुरक्षा प्रदान कर रही होगी, या जहां पर कोई खतरा होगा वहां पर उनको रक्षा के लिए भेज दिया जाएगा। तो सेना के डिप्लॉयमेंट से माओवाद की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। ये समस्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति से और सरकार की चाहत से ही खत्म होगी, तो और डेवलपमेंट के रास्ते पर जाने के बाद ही खत्म होगी, बिना उसके राजनीतिक नहीं नीतियों खत्म में होगी। चूक, आप ये चीज वो बोलना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक नीतियां वो नहीं बन पा रही। डेवलपमेंट में चूक। जो भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य था कि भारतीय इसके संसाधन इस देश के प्रत्येक नागरिक तक बराबर से पहुंचने चाहिए, वो संसाधन दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी गांव तक नहीं पहुंचे। वहां के जमींदारों के द्वारा वहां के छोटे लोगों की जमीनें हथियाई जाने लगी, लैंड एक्विजिशन को लेकर के डिस्प्यूट हुआ, जिसमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन लोगों ने नक्सलवाद की लड़ाई शुरू करी, और धीरे धीरे ये राजनीतिक रूप लेता चला गया, अस्तित्व की लड़ाई बन गया। गवर्नमेंट ने फिर भी वहां पर उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया कि इनका कारण क्या है, जड़ क्या है। जब तक आप जड़ में नहीं जाएंगे तब तक इन समस्याओं का समाधान कभी नहीं हो सकता है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, जिस तरह से दिलीप जी ने कहा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक चूक भी ये सामने आ रही है कि क्यों उन्हें विकास से कोसों दूर रखा गया, क्यों उनके अंदर वो भावनाएं नहीं पैदा की गई कि वो हमारे देश से अलग नहीं है, वो भी जिस तरह से हम जी रहे हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं, और वैसे ही वो भी हमारी तरह जी सकते हैं, हमारी तरह पढ़ाई कर सकते हैं, आगे अपने भविष्य को सोच सकते हैं। क्यों ये सोच नहीं नक्सलवादियों के अंदर भरी जा रही है, कहाँ चूक हो रही है? देखिए, जैसा अभी दिलीप जी कह रहे थे, 60 के दशक में जो नक्सलवाड़ी से जो आंदोलन शुरू हुआ, पहले तो जमीन की उसको लेकर लड़ाई थी, अधिकार को लेकर के जी। फिर जो जंगलों में जो लोग रहते थे उनकी जीवन शैली में जो सरकार का हस्तक्षेप हुआ, उसको लेकर के वो लोग मुखर हुए। उनको लगा कि हम अपने जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये लड़ाई पॉलिटिकल बन गई, और लोग इसको अपने तमाम नफे नुकसान के लिए इसको करने लगे। जिस जगह ये घटना घटी है, मुझे अपने कारोबारी दिनों में वहाँ जाने का अवसर मिला है। बहुत घना जंगल है, एक तरफ आंध्र प्रदेश का बॉर्डर लगता है और वहीं पे छत्तीसगढ़ है की सीमाएं हैं। कोई घटना अंजाम देकर के नक्सली आसानी से जंगलों में गायब हो जाती है। हमारे सीआरपीएफ की जो बटालियन वहाँ पे लगी थी, उसको धीरे धीरे इन क्षेत्रों में काम करने का अनुभव अच्छा हो चुका है, और नक्सलवाद पे बहुत हद तक वहाँ पे लगाम लगाने में सरकारें कामयाब भी हुई हैं। किस हद तक कामयाब हुए हैं? जिस तरह हम देखते हैं लगातार इसके पहले नक्सलवाद इस तरह से प्रभावित था कि जब ये चाहते थे तब रेलवे ट्रैक रोक देते थे। जो चाहते थे, इनका जो प्रभावी क्षेत्र था वो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से लेकर के झारखंड और बिहार तक था। धीरे धीरे इनके जो प्रभावी क्षेत्र है वो सिमटते जा रहे हैं, और बड़ी घटनाएं छत्तीसगढ़ में ही ऑपरेट कर पाते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, वो क्षेत्र सिमटता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है? क्योंकि पहले असलहे हुआ करते थे, अब AK-47 है, रॉकेट लॉन्चर तक। आप ये सोचिए, मैं एक आम इंसान हूं, मेरे पास रॉकेट लॉन्चर कहां से आ जाएगा? मेरे पास ट्रेनिंग कैसे रॉकेट लॉन्चर चलाने की हो जाएगी? यहां तक नक्सलवाद फैल चुका है कि अब रॉकेट लॉन्चर के जरिए वो लोग हमला कर रहे हैं। और बड़ा सवाल यही आता है, मैं ये अजय जी से जरूर जानना चाहूंगी कि ये ट्रेनिंग कैसे दे दी गई इन लोग को ये रॉकेट लॉन्चर चलाने की? क्योंकि मुझे नहीं लगता आम इंसान को रॉकेट लॉन्चर चलाना आता होगा, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती होगी प्रॉपर। तो विवेक जी बताइए कि कहाँ सिमट रहा है दायरा? मेरे से पूछा आपने? मैं विवेक श्रीवास्तव से पूरा कर लूं, फिर आप। देखिए, जो ट्रेनिंग की बात है, देखिए देश के दुश्मनों की कमी नहीं है, और तमाम देश विरोधी एजेंसियां ऐसे तत्वों को बलवित पोषित करने में लगी रहती है। आवश्यकता उन सबसे जूझने की, और सरकार उनसे अच्छी तरीके से जूझ रही है। दुखद इस विषय का है कि जो वर्तमान में वहाँ सरकार है, इसके पहले हमारी वहाँ सरकारें थी, और पिछले चुनाव में आपको याद होगा
कि कुछ लोगों के द्वारा इनको किसी ने क्रांतिकारी बता दिया, किसी ने इनसे चुनाव में मदद की अपील की। अब जब आप राजनीतिक हित लाभ के लिए इस स्तर तक गिर जाएंगे, राजनीतिक पतन होगा, तो उसका दुष्परिणाम इस तरीके से देश को भोगना ही है। राजनीतिक दलों को भी अपनी एक गाइडलाइन बनाए रखनी चाहिए कि हमें राजनीतिक लाभ हित में कहाँ तक जाना है, कहाँ इसके आगे नहीं जाना है। मैं उन लोगों के नाम कोट नहीं करना चाहता जिन लोगों ने जाकर के इनको छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी बताया, राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, और किस तरह से वहाँ पे उन लोगों के हाथ इन लोगों के ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, ये सब तमाम चीज़ें जांच का विषय है। फिलहाल गृह मंत्री जी वहाँ जाकर के जगदलपुर में श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और पूरी भारत सरकार इस विषय पर संवेदनशील है। बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है जी। जो हमारे सिपाही का जो उन लोगों की गिरफ्त में है, राजेश्वर सिंह मनहास, उनकी रिहाई की कैसी स्थिति बने, कैसे उनकी सकुशल रिहाई हो, इसके लिए सरकार चिंतित है। उनके परिवार की जो चिंता है वो पूरे सरकार की चिंता है। सरकार इस विषय में संवेदनशील है, उनकी रिहाई की भी कोशिशें। नक्सलियों ने तो मध्यस्थों को नियुक्त किया है, उन्होंने कहा है कि वार्ता होनी चाहिए, साफ तौर पर उन्होंने बोला है। तो आप मध्यस्थों का रास्ता ये अपनाएंगे? और बात मध्यस्थों के नियुक्ति की बात नहीं है जी, इसके पीछे हिडन एजेंडा उनका क्या है, वो अपने लिए क्या रिलीफ चाहते हैं सरकार से। सरकार जिस तरह से कठोर कार्रवाई के मन बना चुकी है, इसमें वो क्या चाहते हैं, सब तमाम चीजें अभी बातचीत की टेबल पे डिसाइड हो पाएंगी। उनका इस स्तर से खुलासा संभव नहीं है। सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है और हर स्तर पे इस पे बाकायदा प्लानिंग बैठकें चल रही है। बहुत जल्दी आपको इसके अच्छे परिणाम दिखाई ठीक है। आपने एक बात बोली, मैं अजय जी अब पर आऊंगी, लेकिन विवेक पांडे जी पहले आप ही बताइए। जिस तरह से इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण प्राप्त होता है और इसके चलते ही ऐसी गतिविधियां और इनको हवा मिलती है। हालांकि ये जो कृत्य हुआ है वो निंदनीय है, लेकिन क्या निंदा करना ही सिर्फ एकमात्र है या सभी राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा आकर इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए आगे राह पर आगे बढ़ना चाहिए? क्या लगता है आपको? बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहले तो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए मैं पूरी पार्टी की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से उन मृतक और शहीद परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कुछ चीज़ों पे मैं ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। पहले तो इस पैनल का, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत देर से मैं सुन रहा था, मुझे लगा कि कुछ चीज़ों को सामने रखना बहुत ज़रूरी है और वो सामने आएंगी, उसके बाद ही ये वार्ता आगे बढ़ पाएगी। देखिए, 11 राज्यों के 90 जिलों में इस समय नक्सल का रेड कॉरिडोर फैला हुआ है, ठीक है, जिसमें कि 10 साल में अब तक 1150 जवान शहीद हो चुके हैं और 1300 से अधिक घायल, ठीक है। बिहार के 22, यूपी के 3, झारखंड के 21, छत्तीसगढ़ के 16, एमपी 1, बंगाल 4, आंध्र प्रदेश के 16, महाराष्ट्र 4, उड़ीसा के 19 जिले पूरी तरह से नक्सल प्रभावित है। मुझे नहीं पता कि ये दायरा कहां से सिमट रहा है। जिस तरह से बताया जा रहा था कि दायरा सिमट रहा है नक्सलवाद का, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे भी। अब बहुत ज्यादा जरूरी है, देखिए, ये समझने के लिए कीर्ति जी कि ये क्या वास्तव में कानूनी समस्या है या विषमता या शोषण से उत्पन्न एक ऐसा लावा जो दिन पे दिन ज्वालामुखी का एक बड़ा प्रकार या बड़ा रूप धारण करते जा रहा है। इसको समझना पहले तो बहुत जरूरी है। देखिए, क्योंकि देखिए, दो वर्ग होते हैं। एक होता है जैसे सकारात्मक वर्ग जो कि किसी भी चीज के समर्थन में होता है, एक होता है विपक्ष या आलोचक वर्ग होता है जो कि उसके समर्थन में नहीं होता है। अब एक वर्ग जो कि इसको आंतरिक सुरक्षा, देशद्रोही या इनको देश विरोधी कृत्यों से जोड़ करके देखता है। दूसरा वो है जो इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमता, दमन और शोषण के प्रभाव से प्रभावित उस वर्ग को देखता है जो कि कभी अपना विकास ही नहीं कर पाया और ना ही सरकारों ने इनके विकास पे ध्यान दिया। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अभी जैसे बता रहे थे, तो मैं एक चीज बता दूं, एक नाम सामने आया है फिलहाल, जगत पुजारी, दंतेवाड़ा के जिला उपाध्यक्ष भाजपा के हैं। मैं इसको राजनीतिक नहीं लेके जा रहा हूं, लेकिन जो आपने एक बात कही, मैं उस पर वास्तव में आपकी बात को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। राजनीतिक कनेक्शन तो है, क्योंकि बहरहाल जिसका नाम आया भाजपा के जिला उपाध्यक्ष दंतेवाड़ा के, और 10 साल से ये इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है, ट्रैक्टर प्रोवाइड कर रहे थे ले जाने के लिए माओवादियों को, तो उस तरह से उनको वहां पे पकड़ा गया। बहरहाल वो जांच इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। मानना है कि अभी भी जिस तरह से रॉकेट लॉन्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भाजपा की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप तो रॉकेट लॉन्चर की बात कर रही हैं, LMG, UBGL, BGL रॉकेट लॉन्चर के साथ जिस तरह से मोर्टार फायर किए गए हैं, वी एम्बुश लगा करके, वो पूरी तरह से एक वेल ट्रेंड प्लांट, जो एक क्या कहते हैं उसको, बैटल पैटर्न होता है। ऐसा लग रहा है कि बाकायदा इनको वेल ट्रेंड ट्रेनिंग दी जा रही है नक्सलवादियों को। अब
मेरा सिर्फ ये कहना, देखिए मैंने अभी कुछ चीजें आपके सामने रखी तो थी। नक्सल नहीं, एक मिनट विवेक जी, मुझे हाँ। ये चीज समझना ही है कि नक्सलवादियों को ट्रेनिंग देकर आप कमर किसके तोड़ना चाहते हैं? अपनी जो पहले पिलर तो है ये हमारे, समझने की हमारे जरूरत है कि शहीद नक्सलवादियों जवान, को, पहले ये जरूरत है समझने की नक्सलवादियों को इतने अत्याधुनिक पैटर्न, इतने आधुनिक हथियार नहीं, और बिल्कुल ये आधुनिक चीज ट्रेनिंग मैं मिल अजय कहां जी से रही है? बिल्कुल मैं अजय जी से ये समझने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से जो हाई ग्रेडेड उन्हें सारे मटेरियल्स मिल रहे हैं, ये कैसे मिल रहे हैं और इस तरह की ट्रेनिंग कौन दे रहा है, इन्हें कैसे मिल जाती है ट्रेनिंग? देखिए, एक बात बड़ी ध्यान से पूछना देखिएगा। चाह रही हूँ, आपने जो चीज कही कि कहीं ना कहीं इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, इनको संरक्षण बिल्कुल, प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल। जिस तरह से विवेक श्रीवास्तव जी ने बोला, तो ये संरक्षण आखिर दे कौन रहा और दे किस लिए जा रहा मैं है? बहुत हमेशा एक बात कहता हूं, देखिए जिस तरह से कहते हैं ना, कभी कभी पक्ष और विपक्ष की बात हो जाती है तो वो राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। आप एक चीज समझिएगा कीर्ति दी, बड़ी जड़ की बात कहता हूं, नक्सल हिंसा की शुरुआत पूरे भारत में कब हुई? 1967 से। दार्जिलिंग के एक जिले नक्सलबाड़ी के गांव से ये वर्ड, जो एक शब्द जो आया नक्सलवाद, ये हमारे सामने आज बैठा है। क्यों आया नक्सलवाद? जमींदारों द्वारा किए गए उस तबके, उस आदिवासी समाज का शोषण, जिसको कभी हमने अपनाने का प्रयास नहीं किया। जमींदारों के द्वारा उस प्रकार की कुप्रथा को लागू किया गया इन लोगों के ऊपर, जिनको आज हम शायद पिछड़ा वर्ग कहते हैं। ठीक है, संविधान में व्यवस्था दी गई, लेकिन आप एक चीज देख लीजिएगा, आज भी सरकारें ऑपरेशन करने की बात कर रही हैं, आज भी सरकारें ठोको नीति पे चलना चाहती हैं, लेकिन बात करके, वार्ता करके उन नक्सलवादियों को आप इस देश की आंतरिक इकाई से जोड़ने का कोई प्रयास नहीं करना चाहते। क्या नक्सलवादी सीएए या एनआरसी के आपके एजेंडे में शामिल है? मेरा यह कहना, ये कोई रोहिंग्या या कोई घुसपैठिए नहीं है आपके लिए, जो आप इनके ऊपर कार्रवाई, कभी किसी सरकार ने, क्या कारण है कि आपके अपने ही देश के लोग हैं जो कि अपने ही देश में एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़े करने के प्रयास में है, और सबसे बड़ा एजेंडा इनका जो है, ये गुरिल्ला युद्ध का पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, गुरिल्ला युद्ध का मतलब हुआ कि मैं यहीं से बाहर निकलूं, अचानक 4 लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया, मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मैं वेल प्लान नहीं हूं उसके लिए। नक्सलवाद जो है, ये शब्द अब तो इसको अर्बन नक्सलवाद भी जोड़ दिया गया, शहरों से भी जोड़ा जा रहा है। विश्वविद्यालयों में पीछे जो भी प्रकरण हुए उसमें किस तरीके से क्या क्या हुआ पूरे देश के सामने है, मुझे उसको रखने की जरूरत नहीं है बार बार। बहरहाल इसको एक चीज समझिएगा, वामपंथी आंदोलन पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित था, और माओवाद जो है, जिसको माओवादी कहा जाता है, इसमें कहीं ना कहीं काफी हद तक जो सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है, चीन की सहभागिता पाई गई है, और यह जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि सुरक्षा संस्थाओं के दिए गए कोई भी आंकड़े या जानकारियां जो हैं वो जमीनी स्तर की नहीं होती। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, नक्सलवाद का विकास 3 चरण में हुआ है। पहला 1967 से लेकर 1980 प्रथम चरण, जब ये बेसिक जड़ से शुरू हुआ, उसी समय सरकारें चाहती तो इसे रोक सकती थी, समझा के, सुधार के, बैठ के वार्ता करके, इनके लिए नीतियां बना के, आदिवासियों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा के, जब देश विकसित हो रहा था। अब सुनिए, दूसरा चरण 1980 से 2004 नक्सलवाद का व्यवहारिक विकास हुआ। विवेक जी, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर इसके खिलाफ या इसके साथ होकर, चाहे आप उन्हें विकास की राह पर ले जाकर, सेना के जरिए मध्यस्थता की कोई राह निकालकर, आगे तो आप ही लोग को सब एक पार्टी में एकजुट, अगर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो क्या फायदा? आरोप प्रत्यारोप नहीं, मैंने जिम्मेदारी से कहा था, पूरे पैनल का ध्यान मैं उन चीजों पे लेके जाना चाहता हूं जहां से ये डिबेट आगे बढ़ेगी। नहीं, बिल्कुल ये सबका ध्यान है। 2004 से वर्तमान जो आज हमारे सामने समस्या है, राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है ये, और अंतरराष्ट्रीय तरीके से विदेशी संपर्क बढ़ा चुके हैं। और भी तो नजरें लेके जाइए, जहां हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जहां जिन परिवारों से की शहादत हम लोग देख रहे हैं, इतने जवानों की, हमारे उनकी शहादत पर आज पूरी दुनिया रोती है, तो उनकी शहादत के लिए हम आंसू ना बहाते हुए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे हम। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। आप क्या चाहते हैं कि ये नक्सलवाद का जो एक चल रहा है, प्रारूप चल रहा है, या आजीवन इसी तरीके से इस देश के आंतरिक व्यवस्था को गर्त में ले जाने का प्रयास करता है? जिस तरह से, नहीं, मेरा ये मानना है, जिस तरह से यूपी में कार्रवाई हुई, कई जिलों में आपको ही मालूम होगा कि क्यों यूपी में भी काफी ज्यादा नक्सलवाद फैला हुआ था, चाहे वो आजमपुर ले लीजिए, बलिया ले लीजिए, या और जगह सुना हो एक शब्द होता है की कार्रवाई लगा के कड़ी कार्रवाई करते हुए आप लोग ने कहीं ना कहीं तो जिस करा गया ना खत्म उसको, नहीं तो रासुका की कार्रवाई या प्यार, रासुका का तो नाम मत लीजिए। यूपी में रासुका की जो कार्रवाई होती है और उसमें किस प्रकार से हाईकोर्ट ने आधे से ज्यादा कार्रवाइयों को, वो मुद्दा अलग है, उस पर हम किसी कभी और जिस मुद्दे पे है उस विषय पे आते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, उस विषय पे आते हैं। जिम्मेदारी से सर तो बैठे ही हैं, सर तो एक्सपीरियंस्ड है, सर तो उस फोर्स से आते हैं जहां पे कि पूरे देश की जिम्मेदारी का दायित्व है। आप तो जानते होंगे सर, उल्फा क्या पैरेलल एक है सुल्फा, आप बखूबी जानते होंगे, मुझे इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या कारण है कि चंबल साफ हो गया? हुआ ना, ये भी तो एक इतिहास था ना कभी किसी जमाने का, कि हम बोलते थे कि वो आतंक की घाटी कही जाती थी।
आज वो क्या है, आज वो कहते हैं पर्यटकों की घाटी बनती जा रही है चंबल भी। तो कहने का मतलब ये है, जब आप उन लोगों को देश की व्यवस्थाओं से, देश की आंतरिक जो कहते हैं व्यवस्थाओं के साथ जो सुविधाएं हैं उनसे जोड़ने का प्रयास ही नहीं करेंगे, जब वो आपकी बातें, आपकी नीतियों को ही नहीं समझना चाहते, आप समझाना नहीं चाहते, तो उनका जो माइंडसेट है वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं और हम जो है अपने जवानों को शहीद पे शहीद किए जा रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं कोई सरकार ऐसी आती है जो बैठ करके मध्यस्थता के साथ उनको आंतरिक सुरक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास करे? क्यों नहीं आती? ये हथियार जो हमारे मैंने बोला ना कि सारी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठा होकर इस पर चर्चा कर लें। जो हथियार हमारे सैनिकों के ऊपर चलाए जा रहे हैं, क्या वो हमारे वही जो माओवादी कहे जा रहे हैं, क्या इनको देश की सीमाओं पे नहीं खड़ा किया जा सकता है? हाई ग्रेडेड वेपन्स अजय जी प्रोवाइड हो रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर कहां से आ रहे हैं, किस तरह से इन लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेंड होकर AK-47 से लेकर सारे हाई ग्रेडेड वेपन्स आज के टाइम पर नक्सलवादियों के पास है, तो ये कहां से प्रोवाइड हो रहे हैं इनके पास और कौन इन्हें ट्रेनिंग दे रहा है? देखिए, जो 1967 से एक छोटा सा आंदोलन जो कि असमानता के ऊपर था, वहां से शुरुआत होते होते इसमें राजनीतिक पार्टियां कूद गई, लोगों के पॉलिटिकल विल आ गए और आज हाल ये हो गया है कि आधुनिक हथियारों से ये लैस हो चुके हैं। जैसे एक अर्बन नक्सलवाद की हम बात करते हैं, तो जो हमारे मासूम जो गांव वाले हैं जिन्होंने शुरुआत 1967 में की थी, उनको केवल वहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए था। असमानता जो थी उस डेवलपमेंट के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो हमारी जो आंतरिक ताकतें तो छोड़ दीजिए, जो बाहरी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, अर्बन नक्सलवाद इन्वॉल्व हो गया है जो हाईटेक हैं। और अब पुरलिया का ही कांड ले लीजिए, वहाँ पे हवाई जहाज से हथियार गिराए गए थे। आज कहाँ कहाँ हथियार गिर रहे हैं हमें नहीं पता। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो हमको इन्फॉर्मेशन देती हैं, अगर उनमें से भी अगर कोई मिल जाता है तो प्रॉब्लम हमें आ सकती है, या हमारी वो सक्षम नहीं है। अगर हमारे इतने 23 हमारे जवान घेर के मारे गए तो कहीं ना कहीं उनकी अक्षमता भी यहाँ पे झलकती है। तो यहाँ पे जो हम लोग बैठे हैं, आज हम डिबेट कर रहे हैं, तो नक्सलवाद को कैसे ख़त्म किया जाए उसके दो रास्ते हैं जी। एक डेवलपमेंट है। देखिए, हम डेवलपमेंट तो करना चाहते हैं, सरकार के अंदर विल भी है, अब सरकार चाह भी रही है कि हम डेवलपमेंट करें और हम नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों को ख़त्म करें। कश्मीर से भी शुरुआत हुई इसकी, लेकिन होता क्या है कि हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उसका एंटी एडवांटेज उठाती हैं। हम लोग अर्बन नक्सलवाद पे जब बात करने लगते हैं तो कुछ लोग आते हैं कि नहीं, ये कोई अर्बन नक्सलवाद नहीं होता, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको जो डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए, जो उन लोगों से पूछताछ हुई, उसमें से ये निकला कि उनके जो लिंक थे वो चाइना से थे और दूसरी कंट्रीज से थे। अब हथियार जो हमारे पास आ रहे हैं वो सेना तो उनको देगी नहीं, हथियार तो बाहर से आ रहे हैं ना। तो जब बाहर से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक कॉकस, एक बहुत बड़ा इन लोगों का नेटवर्क तैयार हो चुका है, जिसे हम दो तरीके से, एक डेवलपमेंट और दूसरा फौज को ले जाके वहाँ पे उन लोगों को हमें क्या कहते हैं। लेकिन उनकी सोच को अजय जी कैसे बदलेंगे? देखिए, डेवलपमेंट, जो गांव के लोग हैं उनको समानता जब तक आप नहीं देंगे, जब तक असमानता है तब तक हम लोगों का ये परेशानी रहेगी। हमारे सरकारों को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने को अलग अलग ना समझें, एक बन के केवल जनता के बारे में सोचें, तभी ये जो हम लोगों की प्रॉब्लम है दूर हो सकती है। एक डेवलपमेंट, और जो हमारा नक्सलवाद बढ़ रहा है, जो उनको हथियार मिले जा रहे हैं, उसको हमें बाई फोर्स रोकना होगा, तभी होगा। दोनों फ्रंट पे हमें काम करना होगा, तभी हम इसको रोक पाएंगे, नहीं तो हम रोक नहीं सकते। सर ने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक तथ्य सामने रखना चाहता हूं सबके, और इस पे मैं चाहूंगा कि जवाब दें सब लोग, और मौजूदा पैनल पे जो हैं सबके जवाब इस पे लीजिएगा आप सरकार की नीयत और मंशा का अंदाजा इसी से लगा दीजिए कि एक चुनाव जीतने के लिए एक व्यक्ति के मृत्यु को सरकार सीबीआई जांच तक लेके जाती है, पूरी तरीके से अपना एजेंडा साधने का प्रयास करती है, लेकिन जिन आदिवासियों की बात हो रही है, जिन आदिवासियों को आज नक्सल के रूप में देखा जा रहा है, कीर्ति जी, ये वो पिछड़े और दबे हुए, कुचले हुए लोग हैं जिनको कभी खेत के अंदर बंधक, कभी गुलाम, कभी उस तरह की इनकी खेतियां हड़प ली गई। मतलब पूरी तरह से जितनी दमनकारी नीतियों के माध्यम से शोषण किया जा सकता था किया गया। चलिए ठीक, आप मुझे बताइए, जब ऐसी व्यवस्था का या ऐसे समाज का कोई एक व्यक्ति आगे निकल करके ऐसे समाज का उत्थान करने का प्रयास करता है, और जब उसके साथ कोई जघन्य घटना घट जाती है तो उस पर सरकार मौन साध लेती है। अब मैं आपको बताता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं। आपने सुना होगा
दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर जी का नाम अभी कुछ दिन पहले चर्चा में था और आज भी उनकी मृत्यु पे पूरी तरीके से सरकार खामोश है। सांसद 5 कार्यकाल जिसने की दादरा नगर हवेली का चेहरा बदल दिया, आदिवासियों को जिसने पत्तों से, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से इसलिए बता रहा हूं, मैं दादरा नगर हवेली कम से कम 7 साल रहा हूं, मैं पूरी तरह से उस प्रांत से जुड़ा हूं, आदिवासियों से जुड़ा परिक्षेत्र जहां पे आज औद्योगिक इकाइयों के ऐसे ऐसे प्लांट हैं जिन्होंने आदिवासियों के स्तर को ऊंचा किया। ऐसे सांसद के मृत्यु पे सरकार खामोश हो जाती है क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद एक 42 पन्ने का लेटर मिला जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। उस पर कोई एसआईटी नहीं बनती, कोई जांच एजेंसी नहीं सामने खड़ी होती है और ना ही सरकार गंभीरता से उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती है। आज भी उनके परिजन, आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले एक नेता की बात कर रहा हूं, आज भी उनके परिजन न्याय के लिए भटक रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत कमी है नहीं, ये रोष व्याप्त है। मैं आपको बता रहा हूं, आप चलिए मेरे साथ दादरा नगर हवेली, देखिए वहां के आदिवासी परिक्षेत्र में किस तरह से रोष व्याप्त है। उनका एक आवाज उठाने वाला सदन में लीडर समाप्त हो गया, लीडर चला गया इस देश को छोड़ करके, इस दुनिया को छोड़ करके, लेकिन उसके न्याय की लड़ाई इनके लिए जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? वो एक जिम्मेदार सांसद भी तो थे, संवैधानिक पद पे भी थे ना। उनकी मृत्यु किस हालत में हुई, कैसे हुई, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? सरकार क्यों खामोश है? सरकार क्यों नहीं चाहती कि उसकी मृत्यु की जांच हो और तथ्य सामने आए? बताइए। और इस तरीके की जो भावनाएं हैं ये आदिवासियों के दिल पे चोट करती है, दिल पे प्रहार करती है। ठीक है दिलीप जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से विवेक जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ तो उन्होंने भी दिया है इसको, हालांकि कहना यह है कि वहां पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जहां कार्रवाई जरूरी है वहां पर भी होनी जरूरी है। लेकिन जिस तरह से 700 जवान हमारे जाते हैं वहां पर नक्सली उन्हें घेर कर उन पर हमला कर देते हैं और सिक्योरिटी लैब्स, आपको लगता नहीं कि सबसे ज्यादा खुफिया इनपुट्स जिसकी हम बात करते हैं उसकी बार बार कमी क्यों देखने को मिल जाती है, जिसके चलते हमारे जवानों की शहादत हमें देखनी पड़ती है? कीर्ति जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कोई बड़ी आतंकवादी या माओवादी या नक्सलवाद की घटना होती है तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन की कमी होती है, इंटेलिजेंस की कमी होती है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी एजेंसीज यही काम करती हैं जिनके ऊपर प्राइमरी ड्यूटी है कि वो आने वाली घटना से हमको आगाह करें, सरकारों को आगाह करें, सुरक्षा एजेंसियों को आगाह करें। अगर वहां पर कहीं कोई चूक होती है तभी बड़ा हमला इस देश में अंजाम लेता है। तो ये तो इस बात को कहने में कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की जो इंफॉर्मेशन मोडस ऑपरेंडी है उसमें कमी है, उस कमी की वजह से घटनाएं अंजाम लेती हैं। दूसरा क्या होता है कि जब भी छोटा सा घाव हो आप उस पर ना ध्यान दें तो वो नासूर बन जाता है। तो ये नक्सलवाद की समस्या भी एक समय में एक छोटा सा घाव थी, लेकिन तत्कालीन सरकारों द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया और वो आज के देश में नासूर बन गया और इतना बड़ा नासूर बन गया है कि अब वो नेशनली नहीं इंटरनेशनली कनेक्ट हो गया है। और इंटरनेशनली कनेक्ट होने की वजह से इसमें भी कोई डाउट नहीं है, उस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि अब उनको सपोर्ट उन लोगों से मिल रहा है जो लोग इस देश का भला नहीं चाहते, भारत का भला नहीं चाहते, भारत में एकता नहीं चाहते। जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो अपनी जगह पर है, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से ये समस्या बड़ी हो गई है, लेकिन आज ये समस्या ताकतवर इसलिए हुई है क्योंकि अब इसको इंटरनेशनल सपोर्ट मिल गया है। ये जो फंडिंग आ रही है, जो हथियारों की बात आ रही है, ये यहाँ की राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही हैं। इस बात का जिम्मेदार मैं किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं ठहराऊंगा कि लोकल राजनीतिक पार्टियां उनको इतना संरक्षण या इतना पैसा या इतने संसाधन मुहैया करा रही हैं। राजनीतिक पार्टियों का रोल बहुत छोटा सा होगा, लेकिन ये जो बड़ा सपोर्ट मिल रहा है ये अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा है। के खिलाफ हम इतने सख्त होकर लड़ाई लड़ते हैं और इतनी सख्ती के साथ सामने आते हैं, नक्सलवाद के खिलाफ क्यों नहीं वो कदम उठाए जाते हैं? आना चाहिए। मैं वहीं पर आ रहा था कि अब इन समस्याओं का जड़ जो था उस जड़ को जड़ सबको पता है, जड़ें कैसे मजबूत हुई ये भी पता है और इनका खात्मा कैसे होगा ये भी पता है। लेकिन अब ये समस्या ओवर द ईयर्स इतनी बड़ी हो गई है कि इसको 1-2 महीने या 1-2 साल के अंदर खत्म नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, सरकारों को मजबूत होने की जरूरत है और जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर ये भरोसा दिलाने की जरूरत है। उनको सरकार पे भरोसा है कि सरकार हमको सुरक्षा देगी, हमें संसाधन देगी, क्योंकि आज की डेट में वहां का जो लोकल व्यक्ति है वो सरकार से ज्यादा इन माओवादी संगठनों पर भरोसा करता है, क्योंकि वो उनको सुरक्षा भी देते हैं, संसाधन भी देते हैं और उनकी मजबूरी है कि वो इन संगठनों की बात माने, क्योंकि अगर वो बात नहीं मानेंगे तो वही लोग उनके मौत के घाट भी उतार देंगे। तो सरकारों को उन लोगों को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि सरकार उनको सुरक्षा भी देगी, संसाधन भी देगी, उनकी समस्याओं का निराकरण भी करेगी और जो आतंकवादी माओवादी संगठन हैं उनको वो खत्म भी करेगी, उनको भी मिलाना पड़ेगा।
जी। लेकिन अब ये जो लोग आज की डेट में इन संगठनों को चला रहे हैं, ये वो लोग नहीं है जो जमीन के लिए लड़ा करते थे। वो तो नस्ल खत्म हो गई, वो तो प्रजाति पूरी खत्म हो गई। आज की डेट में जो लोग इन संगठनों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका उद्देश्य जमीन नहीं है, उनका उद्देश्य अपने खेतों को वापस लेना नहीं है। अब तो उनके लिए एक वर्चस्व की लड़ाई है। उनको इस लड़ाई में मजा आ रहा है, क्योंकि उस लड़ाई में उनको सपोर्ट मिल रहा है, और उनको ये लग रहा है कि हम सरकार को झुका ले रहे हैं, सेना को मार दे रहे हैं, इसको गिरा दे रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं हम वो कर ले रहे हैं। ठीक है अजय जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी चूक हुई है कि हमारे 700 जवान जाते हैं, वो भी सीआरपीएफ के और ट्रेंड जवान, ऐसा नहीं कि हम उनको अनट्रेंड कहेंगे, वो सभी जितने भी जवान गए थे वो सब ट्रेंड थे, और ट्रेंड जवानों की शहादत ये बिल्कुल निंदनीय घटना है। लेकिन क्या इतने हाई ग्रेडेड वेपन्स उनके पास है? एसओपी क्या कर रही है क्या नहीं, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जिस तरह से वर्क कर रही है वो क्या कर रही है? क्यों अलग अलग तरीके से वो बैचेस बना के काम करते, क्यों एक साथ आकर वो एक बैच पर ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, या वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन देने में चूक रहे हैं? दिक्कतें कहाँ कहाँ आ रही, मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ी चूक तो मैं सुरक्षा एजेंसी को मानता हूँ। देखिए, हथियार, इतने बड़े बड़े हथियार कोई पॉकेट में रख के तो नहीं ले जाएगा। ये आकाश के द्वारा आ सकते हैं, समुद्र के द्वारा आ सकते हैं, ज़मीन के द्वारा आ सकते हैं। खाली ये 3 रास्ते हमारे पास हैं। तो हमें ये बताइए, ये जिम्मेदारियां हमारी सुरक्षा एजेंसी की हैं, ना कि किसी सरकार की। अगर ये हथियार वहाँ तक पहुँच रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें वहाँ पे मिलीभगत है, कहीं ना कहीं एजेंसियाँ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम लोगों के साथ क्या होता है कि इसको भी एक टोटल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बना के ही हमें इस पे काम करना होगा, क्योंकि जब हम 10 एजेंसियों पे डिपेंड होते हैं तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। और जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई कांड होता है, कोई मर्डर होता है, तो पुलिस थाना कहते हैं ये उसके इलाके में, ये मेरे इलाके में। वही चीज़ वहाँ पे भी लागू हो जाती है कि जब 6-7 एजेंसीज एक साथ काम करती हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप, एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप होता है। अगर हमें नक्सलवाद को ख़त्म करना है तो इसका एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अलग से बनाना पड़ेगा, इसकी सुरक्षा एजेंसी जो है वो अलग से बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो हथियार पहुँच रहे हैं वो ज़मीन के द्वारा पहुँच रहे हैं, या आकाश के द्वारा पहुँच रहे हैं, हवाई जहाज़ से गिराए जाते हैं, या हेलीकॉप्टर से गिराए जाते हैं, या ड्रोन से गिराए जाते हैं। तो इनको रोकने के लिए हमें स्पेशल फोर्स बनानी पड़ेगी, स्पेशल टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। क्योंकि इस पे हर फ्रंट से हमें सुरक्षा के एजेंसियों का भी सहायता चाहिए, हमें फौज की भी सहायता चाहिए, और हमें पॉलिटिकल विल भी चाहिए, जहां पे राजनीतिक पार्टियां एक टेबल पे आके बोले। कहीं ना कहीं अजय जी, हम लोग को कुछ ना कुछ फेरबदल करने की भी जरूरत है। नीतियों को लेकर जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की जाती है, उसमें कुछ ना कुछ एक बार फिर से इस पूरी घटना को समझते हुए उसमें फेरबदल करने की भी जरूरत है। देखिए, बार बार हम लोगों के साथ जब बड़ी घटना हो जाती है और तब हम लोग जागते हैं और टीवी में इसी तरह से डिबेट करते हैं। हम एक घटना से ही क्यों नहीं उसको एक बार प्लान करें आगे से कि इस तरह की घटनाएं ना हो जो हमारे साथ चूक हो रही हैं। तो हर बार यही हम लोग कहते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों की चूक है। अरे क्यों है, उसको दूर तो करो। हम उस पर, या तो हम उसको दूर नहीं करना चाहते, हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, या हम एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करना चाहते हैं कि इनकी वजह से ये हुआ और हम वोट लेना चाहते हैं। हमेशा आपने देखा होगा जितनी भी घटनाएं होती हैं सब इलेक्शन के टाइम पे होती हैं। क्यों होती हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा विचार का विषय है कि ये सारी घटनाएं, चाहे पुलवामा हो जाए, चाहे इसके पहले वाला घटना हो यहाँ पे, या ये घटना है, सब इलेक्शन के दौरान होती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट है। ये लोग मानते नहीं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट है। आप स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाइए जिसमें आर्मी इन्वॉल्व हो, सुरक्षा एजेंसियाँ इन्वॉल्व हो, और साथ में हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ भी इन्वॉल्व हों कि कहाँ पे हमें कितना डेवलपमेंट करना है। जब तक हम इन 3 फ्रंट पे काम नहीं करेंगे, हमारे जवान इसी तरह से शहीद होते रहेंगे। हमारी जवान जो हैं उनकी बेचारी विधवाएं होती रहेंगी, बच्चों के सिर से साया उठता रहेगा, और हम केवल इसी तरह से डिबेट करते रहेंगे। और इसी के साथ अभी हमारे एक जवान उनके कब्जे में भी है, तो उनको बचाने के लिए किस तरह से प्रयास किए जाएंगे? क्या सरकार झुकेगी उनके आगे, या फिर हम एक और जवान की शहादत को यूं ही कर देंगे कि हाँ ठीक है? विवेक श्रीवास्तव जी, क्या तैयारियां हैं सरकार की? इतनी बड़ी घटना हो गई, 22 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, 21 अभी अस्पतालों में, उनके कहीं से हौसले नहीं टूटे हैं, लेकिन सरकार के हौसले किस कदर बुलंद है? देखिए कीर्ति जी, सरकार
पूरे मसले पे नज़र बनाए हुए है। स्वयं गृह मंत्री जी जगदलपुर जाकर के शहीदों को, उनके परिजनों को ढांढस बंधाने का कार्य कर चुके हैं और जो जवान हमारा उनकी गिरफ्त में है उसको छुड़ाने के लिए भी स्थानीय स्तर पर वार्ता जारी है। सरकार नक्सलियों को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। जो सर्वोच्च बलिदान हमारे जवानों ने दिया है उससे पूरा देश उनकी शहादत पे फख्र तो करता है, लेकिन गमजदा भी है। ये जो शहादत हुई है इसको हम लोग खाली नहीं जाने देंगे। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, यही तो मेरा प्रश्न है कि किस जरिए, क्या सेना के जरिए या फिर लगातार जिस तरह से विकास की बात हो रही है कि उन्हें विकास की राह पर आगे लेके जाए, उनसे वार्ता की जाए, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, या इस और भी सरकार आगे बढ़ेगी या फिर सिर्फ सेना के जरिए? डेवलपमेंट की तमाम कोशिशें उनके क्षेत्रों में लगातार की जाती रही हैं और उस डेवलपमेंट के कार्यों को पलीता लगाने का कार्य भी नक्सलियों द्वारा बखूबी किया जाता रहा है। ठेकेदारों के मशीनरी फूंक देते हैं लोग, उससे गुंडा टैक्स की मांग करते हैं। देखिए, अब ये नक्सली जल जंगल जमीन की लड़ाई में नहीं है, अब ये इसको पैसा उगाही का धंधा बना चुके हैं और ये पेशेवर लोग हैं जिनको अर्बन नक्सल, अन्य जो देश विरोधी एजेंसियां बाहरी हैं वो मदद करती हैं और अब इनको इसमें मजा आने लगा है। ये पावर, जैसा भी दिलीप जी कह रहे थे, ये अपनी पावर दिखाने का और वसूली करके अपनी ताकत दिखाने का एक व्यवसाय बन चुका है। तो कहीं इसका ना कहीं तो रोकना इसकी कमर तोड़ने की आवश्यकता है। तो वो सरकार हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लगातार फेलियर पे फेलियर हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो यहाँ की हो चाहे किसी और जगह पे नक्सलवाद का हमला होता रहा हो। 22 जवान, कभी 21 जवान, कभी 15 जवान, कभी कभी कांग्रेस के पूरी 32 लोगों को नक्सलवाद के जरिए उन्हें कर दिया जाता है, एक तरह से साफ कर दिया जाता है। देखिए, सरकार इसमें इनकी कमर तोड़ने के लिए अपनी फाइनल प्लानिंग में लगी हुई है। हर स्तर पे सरकार अपने पेच कस रही है और जो ऑपरेशन इनका अब शुरू होगा, इनकी कमर तोड़ने तक जारी रहेगा। सरकार किसी भी नक्सली को बख्शने के मूड में नहीं है। बख्शने के मूड में नहीं है, लेकिन रास्ता भी साफ नहीं कर रही है सरकार। नहीं, अभी चीजें अंडर टेबल हैं, तमाम चीजें हायर लेवल पे मीटिंग में डिसाइड हो रही हैं, उसका खुलासा नहीं किया जा सकता सरकार की प्लानिंग का, और अभी ये चीजें अंडर टेबल हैं। तर्रेम में भी 3 अप्रैल 2021 को ही शायद तक 22 जवान शहीद हुए थे हमारे, तब से अंदर टेबल चल रहा है। क्यों इस तरह की शहादतों को भुला दिया जाता है? कुछ दिन तक इसको हवा मिलती है कि हाँ नहीं, इस पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त है सरकार, हर तरह से देख रही है, नजरें बनाई हुई है। असम अपनी रैली पश्चिम बंगाल के रैली से छोड़ के गृह मंत्री पहुंच जाते हैं। आज स्थिति ये है कीर्ति जी कि हमारे जो सुरक्षा बलों के कैंप बहुत अंदर तक जंगलों में हमारी चौकियां पहुंच चुकी हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आज स्थिति ये है कि हमारे 22 जवान शहीद हो गए हैं और उसकी शहादत पर पूरा देश रो रहा है। शहादत का हमें भी रंज है और उस शहादत को पूरा देश सलाम भी कर रहा है। और ये जो जवानों ने सर्वोच्च सलामी नहीं चाहिए ना, उन्हें बदला चाहिए। आज भी जो जवान शहीद है, अगर हमने उनके बयान जो भी सुने हैं, उनके हौसले अभी तक नहीं टूटे हैं। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम छोड़ेंगे कहीं से नहीं। तो कहीं ना कहीं वो ये बिल्कुल ये हमारे उन सुरक्षा बलों का जो शौर्य है, पराक्रम है, वो बोल रहा है और सरकार भी उस पराक्रम, उस शौर्य के साथ अपने सुरक्षा बलों के साथ खड़ी है। हम भी बदला लेने के लिए तत्पर हैं, हम भी किसी को बख्शने के लिए मूड में नहीं है और एक एक नक्सलियों से चुन चुन के इस हत्याकांड का हिसाब लेने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक पांडे जी, क्या लगता है इस लड़ाई को आप किस तरह से देखते हैं और क्या हल है? क्योंकि मैं हल जानना चाहती हूँ कि किस ओर आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपको लगता है कहाँ चूक हो रही है और किस आगे राह पकड़ते हुए हमें नक्सलवाद को खत्म करने में हमें सहायता मिलेगी? देखिए, 2016 में ही 3103 नक्सली घटनाएं हो चुकी थी। 2017 में सबसे ज्यादा 700 नक्सली हमले। बहरहाल सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, मैं शांत हुआ, सुन लीजिए आप मेरी बात। सबसे बड़ा फेलियर देखिए कहां हो रहा है। मैं आपको आंकड़े क्यों बता रहा हूं। मेरे आंकड़े बताने का मतलब ये नहीं कि आज मैं इनके ऊपर कोई प्रहार या आरोप लगाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपका लोकल इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो सबसे स्ट्रांग है। इसको मैं कह रहा हूं, लोकल इंटेलिजेंस फेलियर आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग है।
क्या कारण है कि वहां के क्षेत्रीय लोग हमारी व्यवस्था पे, हमारी एजेंसीज पे भरोसा नहीं कर रहे हैं? आप इस चीज को समझिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, जहां पे लूपोल होता है हम वहां पे वर्किंग पैटर्न की बात नहीं करते, वहां पे सुधार की बात नहीं करते हैं। हम केवल डिबेट में हवाई बातें, सरकार की नीतियां चल रही हैं, नीतियां क्या है वो जमीन पे कभी दिखाई नहीं देंगी। कीर्ति जी, जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आदिवासी क्षेत्रों में जाइए, आदिवासियों की दुर्गति को देखिए, आदिवासियों की मनस्थिति को समझिए। पहले आदिवासी क्यों जुड़ने से कतराता है हमसे, आदिवासी क्यों हमें ऐसे इस तरह से देखता है कि हम किसी दूसरे जमीन से या दूसरे देश से आए हुए लोग हैं? उसका कारण है, मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था 6 जुलाई 2020 को। आईटीबीपी की 53rd बटालियन ने एक पार्टी आयोजित की थी, कहां? छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल इलाके में, अबुझमार जिसको बोलते हैं। वहां पे उन्होंने क्या किया था, इस जो बटालियन है, इसने वहां पे आदिवासी बच्चों को, परिवारों को आमंत्रित किया, भोजन कराया, सुन लीजिए, अपने हाथों से जूते पहनाए, चप्पल पहनाए, और अधिकारियों की कुर्सी पे उनके बच्चों को जब बिठाया, सुनिए, वही आदिवासी जो पसंद नहीं करते थे, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, जो आदिवासी पसंद नहीं करते थे एजेंसीज को, उनकी आंखों में आंसू थे, उनका यह कहना था हम अपने बच्चों को आप जैसा बनाएंगे। यूपी में भी आजमपुर, बलिया, गोरखपुर, हर जगह देखे, आपकी भी सरकार सत्ता में थी, तब भी यूपी में किस कदर नक्सलवाद चरम पर था, ये भी हमने देखा। मैं राजनीति पर इसे नहीं मोड़ना चाहती थी, आपने मेरी बात पूरी ही नहीं होने दी। मैंने कहा कि वही आदिवासी जो एजेंसी से जुड़ना नहीं चाहते थे, उनकी आंखों में आंसू थे, उनका यह कहना था कि हम अपने बच्चों को आप जैसा बनाएंगे। तो मेरा यह कहना है, जब सरकार जाकर के आदिवासियों की जरूरतों को समझेगी, उनसे संवाद करेगी, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करेगी, सुविधाओं की व्यवस्था करेगी, अस्पताल खोलेगी, रोजगार उपलब्ध कराएगी, और सबसे ज्यादा जरूरी, जो नक्सलवादी बन करके युवा भटक रहे हैं, उनकी जरूरतों को उनको सरेंडर करवा करके प्रॉपर तरीके से पुनः नए तरीके से इस देश का एक नागरिक बनने का, जिम्मेदार नागरिक बनने का और अपने दायित्वों का निर्वहन करने का जब तक अवसर नहीं प्रदान करेगी, आप लिख लीजिए 2021 है, 2031 भी आ जाएगा, तो इस तरह की समस्याओं को हम नहीं खत्म कर पाएंगे। कीर्ति जी, ठीक है। दिलीप जी, आपको क्या लगता है, सीआरपीएफ, एसटीएफ के जवान हमारे जाते हैं, उनको 700 जवानों को घेर कर 3 घंटे तक नक्सली लगातार फायरिंग करते हैं। एक मिनट विवेक जी, दिलीप जी, क्या लगता है किस तरह से हम क्या सोल्यूशन निकालें जिससे ये जो तमाम नक्सलवाद के जो हमले होते आए हैं लगातार, पिछले आप हमले चाहे जितने देख लीजिए, हमारे जवानों की शहादत होती चली आई है, कैसे खत्म होगा? मैं दिलीप जी को इंटरप्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक लाइन जरूर कहूंगा, आदमी ट्रेंड होता है, कमांडो ट्रेंड होता है, नक्सल ट्रेंड हो सकता है, गोलियां ट्रेंड कभी नहीं होती। इन गोलियों का डायवर्जन जब तक मानसिक रूप से नहीं करवाया जाएगा व्यवस्थाओं के सही सुधार के साथ, तब तक गोलियां ही चलती रहेंगी। दिलीप जी, 24 घंटे रेस्क्यू तक करने नहीं जा पाते हैं हमारे जवान। कीर्ति जी, इस बात की जिम्मेदारी सारी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर है, किसी एक राजनीतिक पार्टी की नहीं। सरकार जो चला रही है उसकी अलग बात है, लेकिन इस समस्या को खत्म करने की, और इस समस्या को आप कई रूप में दे सकते हैं, नक्सलवाद के रूप में दे सकते हैं, आतंकवाद के रूप में देख सकते हैं, उग्रवाद के रूप में दे सकते हैं, और जो लोकल गुंडागर्दी माफिया राज होता है वो भी नक्सलवाद का ही दूसरा रूप होता है, उसको भी सरकारें ही पनपने देती हैं। मुख्तार अंसारी जैसे लोग अगर इस प्रदेश में पनप जाते हैं तो ये सरकार के संरक्षण से ही पनपते हैं, किसी और वजह से नहीं पनपते हैं। मुख्तार अंसारी को जमीन की लड़ाई नहीं थी, उनको खाने की समस्या नहीं थी, उनकी जमीन को कोई हथियार नहीं रहा, तो उन्होंने दूसरों की जमीनें हथियाई, उन्होंने दूसरों का छीनना शुरू किया, और ये भी सरकार के संरक्षण से हुआ था। देखिए, यहाँ पर राजनीति की बात नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस समस्या को आप अलग अलग पार्ट्स में देखिए। ये समस्या जहां से और जिन लोगों से शुरू हुई थी, ना अब वो लोग हैं और ना अब वो उद्देश्य है। अब ये समस्या, अब ये जो नक्सलवाद है, ये लोगों का एक अलग रूप लग चुका है। इसको चलाने वाले लोग भी अलग हैं, इनका उद्देश्य भी अलग है, और इनको सपोर्ट करने वाले लोग भी अब अलग हैं। पहले इनको वो लोग सपोर्ट करते थे जो उन समस्याओं से वाकई में ग्रसित थे, परेशान थे, उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन को समर्थन दिया। लेकिन आज की डेट में जो लोग समर्थन दे रहे हैं वो वहां के लोग नहीं दे रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ छुटपुट नेता दे रहे हैं और इंटरनेशनल लोग दिलीप जी जो उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं, दिलीप जी माफ कीजिएगा, लेकिन जो उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं वो तो आगे भी देते ही रहेंगे, लेकिन उस सपोर्ट के चलते हम उनके दिमाग से ये चीजें कैसे बाहर निकाले कि वो भी। मैं वही बता रहा हूँ 2006 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो वैसे क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर हर स्टेट की अपनी प्रॉब्लम होती है, अपना डोमेन होता है। लेकिन 2006 में यूपीए गवर्नमेंट ने इस नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्रालय के थ्रू एक अलग प्रभाग बनाया था जो केवल नक्सलवाद की समस्याओं को देखेगा। उस प्रभाग को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है।
एक स्पेशल फोर्स लगाने की जरूरत है और उस पर दो तरीके से अटैक करने की जरूरत है, एक गोलियों से अटैक और एक मानसिक अटैक। गोलियों से अटैक करने की जरूरत है उन लोगों के ऊपर जो इस नक्सलवाद को गोलियों से बढ़ावा दे रहे हैं, और मानसिक अटैक करने की जरूरत है उन लोगों के ऊपर जो लोग इन समस्याओं का शिकार बन रहे हैं संसाधनों की कमी होने की वजह से। सरकार को उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि सरकार उनके साथ है, सरकार उनको संसाधन मुहैया कराएगी, और वो लोग जो उनको पथ भ्रमित कर रहे हैं उनको सरकार मारेगी। तो उनको आर्मी के हवाले कर देना चाहिए, और ये जो लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं इन्हें सरकारों को अपनी गोद में ले लेना चाहिए। टू वे लेकर के चलेंगे तो दो तरफ से ये समस्याएं, अगर दो तरह से अगर इन समस्याओं का समाधान ढूंढा जाएगा तो इस समस्या को खत्म कर देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। सरकारें आज चाहें तो महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंदर ये समस्या खत्म हो जाएगी। जैसा कि अभी उदाहरण किसी ने दिया था कि चंबल में एक समय डाकुओं का राज होता था, आज वो चंबल पर्यटन का स्थान बन गया है। तो ऐसा नहीं है कि दार्जिलिंग भी पर्यटन का स्थान तो वैसे भी है, और ये जो माओवाद की समस्या वहां से शुरू हुई और आज इंटरनेशनल रूप ले चुकी है, ये भी खत्म हो सकता है। और जब इसकी जड़ों में आप जाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा, आपको ये भी पता चलेगा कि वास्तव में इन संगठनों के पीछे की ताकत कौन है। देश के लोग इनको समर्थन दे रहे हैं या विदेश के लोग दे रहे हैं? देश के दुश्मन दे रहे हैं या वो लोग जो यहाँ राजनीतिक दुश्मनी रखते हैं एक दूसरे से, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं? तो ये सारा काम सरकार का ही, अनडाउटली सरकार का है, और सरकार ही इसको खत्म करा। इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय इस पर एकजुट होकर हमें कहीं ना कहीं समाधान निकालना चाहिए। यही मैं लगातार कह रही हूँ कि निंदा करने के बजाय हमें उस पर एकजुट होकर हल की ओर बढ़ना चाहिए। अजय जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से दिलीप जी ने जो बातों को कोट किया, बिल्कुल सही उन्होंने बोला कि वो कहीं ना कहीं नक्सलवादी गांव वालों को संरक्षण देते हैं, जिसके चलते गांव वाले कहीं ना कहीं वो उनके पक्ष में चले जाते हैं, जिससे हमें भारी जो ये चीजें देखनी पड़ती, क्योंकि पहली गोली उनकी गांव से ही चली। तो क्यों सेना के जवान गांव वालों को या जो हमारी सरकारें हैं वो गांव को इतनी सुविधाएं नहीं प्रदान करवा पा रही हैं कि जिससे नक्सलवाद से कहीं एक उनकी चैन को तोड़ा जा सके, उसके बाद हम नक्सलवाद पे प्रहार करेंगे? देखिए, पहले तो गांव वालों को अपनी ओर कर लें। जी, जैसे दिलीप जी ने बोला, मैं उनकी बात से सहमत हूं। सबसे बड़ा उदाहरण आप कश्मीर ले लीजिए। वहां पे अगर आप सेना के रोल के बारे में जाने तो वहाँ के जो जनता है उसको वो लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, वो उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आप फौज में ज्वाइन करिए। वो उनको वहाँ से बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन निकलना शुरू हो गए हैं। देखिए क्या होता है कि जैसा मैंने बताया कि ये एक हमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाना पड़ेगा, जिसमें आर्मी भी इन्वॉल्व होगी, हमारी राज्य सरकार भी इन्वॉल्व होगी, हमारे केंद्र सरकार इन्वॉल्व होगी, हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ इन्वॉल्व होंगी, लेकिन वो एक टीम की तरह काम करें। और वहाँ के लोगों को जिस तरह से कश्मीर को बदला जा रहा है, वहाँ के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको स्पोर्ट्स में आगे किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। वहाँ के बच्चे अब IAS IPS निकलने लगे, तो क्यों न हमारे नक्सलवाद इलाके से ऐसा क्यों नहीं हो सकता? केवल हमारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, हमारी राजनीतिक पार्टियां ये होने नहीं देना चाहती, और जो हमारा अर्बन नक्सलवाद है वो बढ़ता जा रहा है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कल्प्रिट वही हैं, एक भोले भाले लोगों को वो बरगलाते हैं। और तभी हम लोग, जब तक एक पूरा टीम वर्क नहीं होगा, तब तक हम इस जो हमारी ये बीमारी है इससे हम दूर नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बोली कि हमें टीम वर्क की जरूरत है, और लगातार सभी लोगों को एकजुट होकर इसके खिलाफ या इनके साथ इनकी सोच को समझते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है कि किस तरह से इनकी सोच किस ओर जा रही है और कहां बदलाव की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से आज हमारी प्राइम डिबेट में हमने सुझाव दिया, वही कहीं ना कहीं कमियां भी निकाली हैं, जिन्हें अगर एक एक कर एक धागे में पिरोया जाए तो ये समझ में आ जाएगा कि क्यों इस तरह के नक्सलवादी हमले होते हैं, कहां चूक हो रही है और क्यों हमारे जवानों की शहादत हो रही है, और किस तरह से निष्कर्ष निकाला जाए जिससे जो आने वाला समय है उसमें इस तरह से हमले ना हो पाए और हमारे जवानों की शहादत हम एक बार फिर से ना देखें। तो ये बहुत जरूरी था, और जिस तरह से सुझाव दिए गए हैं आज पूर्व नौसेना के, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे सपा पार्टी के, भाजपा के, या फिर वह हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक आए थे उनकी तरफ से जो सुझाव दिए गए, उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, उस पर देखना चाहिए कि हम नक्सलवाद को डेवलपमेंट के जरिए अगर हम उसको सही कर सकते हैं तो हमें उस राह बढ़ना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।